हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किक स्टडी मटेरियल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। है ना। आज हम बात करेंगे 3 जनवरी 2025 से लेकर के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जितना भी आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका, अभी हाल ही में घोषणा की गई है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। अच्छा, आज के वीडियो का एक ध्यान रखिएगा, है ना। 20 लाइक का मैंने टारगेट रखा है, मात्र 20 लाइक का। ठीक है, तो आपको वीडियो जब आप देखें, है ना, आप उसे लाइक जरूर कीजिएगा। और जो पीडीएफ है एज इट इज, ये पीडीएफ आपको कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल है, आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 की बात कर रहे हैं। इससे अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किया जाएगा का मतलब यह है 17 तारीख को यह सम्मान दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। अभी आज सिर्फ घोषणा हुई है, यानी कल जो है 2 तारीख को सिर्फ घोषणा हुई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, डी गुकेश का नाम, मनु भाकर का नाम, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार का नाम, यानी ऑप्शन ई जो है वो आपका बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। इन चारों लोगों को इस बार मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो दिया जाना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ना, तो थोड़ा सा चलते हैं पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की तरफ। अभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में ना घोषणा की गई है। किसके द्वारा घोषणा की गई है? खेल मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है। कब? 2 जनवरी 2025। फिर पुरस्कार जो वितरण है ये राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। कब? 17 जनवरी को। ये देखिए, यहाँ पे ना आजकल आपके एग्जाम में ना छोटी छोटी चीजें भी पूछी जा रही है, डेट तक पूछा जा रहा है, तो डेट भी अब अपने दिमाग में बिठा करके रखिएगा। ठीक है, 2025 में अवार्ड दिया जा रहा है, बट 2024 का अवार्ड है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इस बार 4 लोगों को दिया गया है ना। अर्जुन पुरस्कार जो है ये 32 लोगों को दिया गया है, और जिसमें से 17 खिलाड़ी तो ना आपके पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट का मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये 5 लोगों को दिया गया है। बहुत सी कैटेगरी है इस खेल पुरस्कार के अंदर, है ना। जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो होता है आपका कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की अगर मैं बात करूं, तो डी गुकेश की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है ना। शतरंज में देखिए यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, मनु भाकर निशानेबाजी में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के अंदर, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, और डी गुकेश जो है ये शतरंज के अंदर। तो ये 4 नाम तो आपके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो आपको याद करना है पूरा खेल के साथ कि किस खेल से इनका संबंध है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर थोड़ा सा इसके बारे में, स्टैटिक जीके की तरफ चलते हैं। यानी जो आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहली चीज तो ये कि खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है ये, है ना। खेल की कैटेगरी में गेम्स का सबसे जो हाईएस्ट जो आपका अवार्ड है वो यही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये आपके एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1991 92 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले जो इसका नाम होता था, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। 2021 में इसका नाम बदल करके क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, नाम कब? 2021 में बदला गया। और पिछली बार ध्यान रखिएगा, 2023 में जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया था 2023 के अंदर। ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यहीं पे हम अर्जुन पुरस्कार की। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर 25 लाख रुपए, कितने? 25 लाख रुपए जो है पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंदर। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब 32 के 32 नाम आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो रहने वाला है, लेकिन आप याद नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ से आपके ना कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनेंगे, और वो क्या बनने वाले हैं मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने ये चीजें बहुत बार फेस की है ना। आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस का मैं जब एनालाइज करने बैठता हूँ तो मुझे ये सारी चीजें पता रहती है। तो यहाँ पे ना जो भी नाम दिए हुए हैं, आपसे ना खिलाड़ियों के नाम दे करके किस खेल से संबंध है ये पूछ लेगा, और आप कर नहीं पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ आपको कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पे मैं है ना एज इट इज अवेलेबल कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए, और इसमें से भी अर्जुन पुरस्कार के कुछ नाम जो मैं टिक कर रहा हूँ वो बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे ज्योति यारा जी का नाम आपको ध्यान रखना है, अन्नू रानी, है ना, नीतू घड़घस, स्वीटी बूरा, उसके बाद सलीमा टेटे, ये नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर प्रीति पाल का नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अर्जुन पुरस्कार के अंदर एक नाम आपका नवदीप जो ये सिंह है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। याद है ना, जो भाला फेंका था इन्होंने, भाला फेंक के अंदर
भाई दिल्ली के हैं तो इन्होंने कुछ अपशब्दों का यूज किया था एकदम जोश में आकर के जीत की खुशी में। याद आ रहा है, नीरज चोपड़ा की तरह ये भी भाला फेंका था इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर। फिर उसके बाद बात करते हैं नीतीश कुमार का नाम आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्वप्निल कुसाले, है ना, सरबजोत सिंह, याद आ रहा है, इन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, है ना। अमन सहरावत का नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने टिक किए हैं ये नाम तो आपको एकदम याद होना ही चाहिए। अब इसके अंदर ध्यान रखिएगा कितने पुरस्कार की राशि कितनी होती है, तो 15 लाख रुपए जो है इसमें पुरस्कार की राशि दी जाती है। वहीं पे बात करूं तो एक आपको अर्जुन पुरस्कार के अंदर एक कैटेगरी है लाइफ टाइम वाला, उसको किसको दिया गया है, तो सुच्चा सिंह को दिया गया है और मुरलीकांत पेटकर को दिया गया है। मुरलीकांत पेटकर, ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर अभी हाल ही में ना एक मूवी भी बनी थी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मुरलीकांत पेटकर, ठीक है। तो मुरलीकांत पेटकर जो है ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, अभी नियमित श्रेणी के अंदर तीन नाम आपको ध्यान रखने, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान। लाइफ टाइम अचीवमेंट इसके अंदर अगर हम बात करें तो एस मुरलीधरन और अरमाडो कोलाको का नाम ध्यान रखिएगा। इनके खेल ध्यान रखिएगा और ये पांचों नाम ध्यान रखिएगा। ये जो आपको ध्यान रखना है, ये जो दिया जा रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये कोच लोगों को दिया जाता है। किसको? कोच लोगों को दिया जाता है, ठीक है। जो कोच होते हैं, गुरु होते हैं, उनको दिया जाता है खेल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करते हैं, है ना। अभी इसी के अंदर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है, इसी के अंदर ये सारी कैटेगरी आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम ध्यान रखना है, लवली प्रोफेशनल और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है प्रथम रनर अप, द्वितीय रनर अप, ये सब आपको ध्यान रखना है। और जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है ये आपका जो है ये विजेता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस भूकंप प्रभावित प्रशांत द्वीपीय देश के लिए $5 लाख की सहायता की घोषणा की है। इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। बात कर रहे हैं कि अभी भारत ने क्या किया है, $5 लाख जो है, मतलब ये सहायता देने की बात की है भूकंप प्रभावित प्रशांत द्वीपीय देशों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसको देने की बात कही गई है, तो ये है आपका वानुअतु देश। कौन सा है? वानुअतु देश। वानुअतु देश की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इस देश को, ये आपका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। ये पेन को क्या हो गया भाई, पेन पेन को क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा है? चलिए सही है ना। वानुअतु देश कहाँ पर है, एक बार मैप में देखिए कहाँ पर है। ये आपका मैप है, वर्ल्ड मैप। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपने देखा होगा, ये आप ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, इसके जस्ट इधर की तरफ आएंगे ना, यहाँ पे है आपका वानुअतु, बहुत ही छोटा सा द्वीपीय देश है, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट विला इसकी राजधानी है, मुद्रा इसकी वातु है ना। लुलु अबिल जो है वो यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? सातो किलमन नाम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते चलते हैं। अभी हाल ही में मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए किस देश ने अभी हाल ही में कानून बनाया है? ठीक है, मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए, यानी अब जो है मृत्यु दंड है ना नहीं दिया जाएगा। और इस कानून के ऊपर जो मतलब हस्ताक्षर किया है वो किया है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। जिम्बाब्वे के अंदर ना एक कानून बनाया गया है मृत्यु दंड पर रोक के लिए, यानी यहाँ पे ना मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। आजीवन कारावास दे सकते हैं लेकिन मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, अब देखिए, अभी जैसे जो चीजें आपकी चर्चा में रहती है ना करंट अफेयर्स के अंदर, वही देशों की राजधानी और मुद्रा तो नहीं पूछी जाती, बहुत कम पूछी जाती है। उन्हीं देशों की क्या पूछी जाती है? राजधानी और राष्ट्रपति, जो चर्चा में रहते हैं। और फिर आपको लगता है कि इतने सारे देश हैं, स्ट्रेटेजी के में क्वेश्चन पूछ लिया। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो भी करंट में चर्चा में रहते हैं ना, उसकी राजधानी आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे से रिलेटेड एक और चीज आपको ध्यान रखना है। जिम्बाब्वे ने ना जिम सेट नाम से, किससे? जिम सेट 2 नाम से ना एक उपग्रह प्रक्षेपण किया था अपना, जिम्बाब्वे ने खुद का, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम एक बार जिम्बाब्वे को, देखिए कहाँ पर है। अफ्रीका महाद्वीप आप देख रहे हैं यहाँ पे। अफ्रीका महाद्वीप में ये जो लोकेशन है ये जिम्बाब्वे की लोकेशन है, यहाँ पे है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो हरारे यहाँ की राजधानी है। जिम्बाब्वे गोल्ड इसकी करेंसी है। और राष्ट्रपति इमरसन मंगवागवा का नाम ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने भी कानून पे साइन किया है। और मृत्यु दंड पर रोक लगाना बहुत मतलब बहुत, ये मतलब एक चर्चा का विषय है, ठीक है।
भाई मृत्युदंड आप नहीं दे सकते, इसके लिए कानून बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पिछली बार जो हमारा जो टर्नओवर था, अगर मैं बात करूं निर्यात की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो 803.8 मिलियन डॉलर से बढ़ करके इस बार कितना हो गया हमारा 1146, यानी 46 की बात कर रहे हैं, 0.9 मिलियन डॉलर का ये हमारा निर्यात है। ये आंकड़ा है पिछली साल की तुलना में इस बार। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, 29% की बढ़ोतरी। कितनी परसेंटेज पूछ रहा है यहाँ पर? तो 29% की बढ़ोतरी देखने को मिली है कॉफी के निर्यात में। ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्सर एग्जाम में ना स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या पूछा जाता है कि कॉफी के उत्पादन की अगर बात करें तो वर्ल्ड में कौन नंबर वन पे है ना, विश्व में? तो विश्व में अगर फर्स्ट की बात करूं तो ब्राजील का नाम आता है। किसका? ब्राजील का। ब्राजील जो है कॉफी उत्पादन में विश्व में सबसे नंबर वन पे है। वहीं पे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में नंबर वन पर कौन है? कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, नंबर वन पे कर्नाटक, सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे है आपका केरल, और थर्ड नंबर पे कौन है आपका? थर्ड नंबर पे है आपका तमिलनाडु। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, भारत के अंदर ना लगभग 71% कॉफी का उत्पादन अकेले कर्नाटक करता है ना। तो कॉफी के उत्पादन में नंबर वन पे विश्व में पूछे आपको ध्यान रखना है ब्राजील का, और अगर भारत में पूछे तो कर्नाटक का नाम। कर्नाटक अकेले 71% का उत्पादन खुद करता है। ठीक है, ये टॉप 3 स्टेट मैंने बताया। एक आपका क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस, है ना, पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, है ना। दिवस वाले क्वेश्चन भी तो पूछे जाते हैं, तो कॉफी से रिलेटेड दिवस है इसलिए मुझे याद आ गया। तो 1 अक्टूबर को आपको ध्यान रखना है आपका अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? डीआरडीओ ने अपना 67वां स्थापना दिवस कब मनाया है? किसकी बात कर रहे हैं? डीआरडीओ की बात कर रहे हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके हेड कौन है? समीर वी कामत का नाम आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1 जनवरी 2025 को, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा 67वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 जनवरी की डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, आपने देख ही लिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, है ना, तो आपको ध्यान रखना है डीआरडीओ के अलावा एक और नाम, और वो क्या है? वो है भीमा कोरेगांव 207वां शौर्य दिवस समारोह। अब भीमा कोरेगांव 207वां शौर्य दिवस समारोह जो है ये भी आपका 1 जनवरी को मनाया गया है। 1 जनवरी को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में 207वां शौर्य दिवस मनाया गया। अब 207वां, है ना, जैसे आपको 67वां ध्यान रखना है डीआरडीओ का, वैसे ही इसका 207वां ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हुआ क्या था? 1 जनवरी 1818, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी किस किस के बीच? अंग्रेजों के बीच और जो मराठा है यानी ब्रिटिश, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपकी, ब्रिटिश और मराठा के बीच क्या था? लड़ाई हुई थी 1 जनवरी 1818 को। उसमें एक महार रेजिमेंट हुआ करती थी, है ना, जो अपने अंग्रेजों के पास, ब्रिटिश के पास एक महार रेजिमेंट था, जिसने क्या जिसके अंदर ना जो अनुसूचित जनजाति होती है ना, वो उसके अंदर मतलब उस रेजिमेंट का हिस्सा थे। और उन्होंने क्या किया था? विजय पाई थी किसके ऊपर? मतलब अंग्रेजों के अंदर जब विजय पाए उन्होंने, तो उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ था, है ना। तो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, है ना, आपको ध्यान रखना है। मतलब जो अनुसूचित जनजाति, तो इसीलिए भीमा कोरेगांव, वो जो मतलब जो उन सैनिकों की याद में इस दिवस को मनाया जाता है ना। तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे के अंदर भीमा कोरेगांव, कोरेगांव का नाम आपको ध्यान रखना है। और इस बार 1 जनवरी को 207वां इसका जो है जो शौर्य दिवस है वो मनाया गया है। ठीक है, एक और एक दिवस से आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल फैमिली डे, यानी अगर मैं बात करूं तो वैश्विक परिवार दिवस, ये भी 1 जनवरी को मनाया जाने वाला दिवस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये अक्सर आपके एग्जाम्स में ना दिवस वाले जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब ये पूछ लिया करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI
इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिए क्या होती है फुल फॉर्म। यू से क्या हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो आप आधार कार्ड यूज करते हैं ना, देखिए ये जो आधार है, ये आधार इसी ने लॉन्च किया है, UIDAI ने, एक विशिष्ट पहचान। बताइए आधार कार्ड क्या काम करता है, पहचान का ही काम करता है ना। तो अभी आपको ध्यान रखना है, इसके जो नए CEO बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, भुवनेश कुमार बनाए गए हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अमित अग्रवाल की जगह इन्होंने ली है ना। अमित अग्रवाल की जगह भुवनेश कुमार ने ली है, ये अब CEO बने हैं नए। आधार की बात करें तो 2009 में अगर आपको याद हो तो आधार लॉन्च किया गया था, है ना, UIDAI की तरफ से। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं भुवनेश कुमार को, ये एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, और यही अभी CEO बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। केरल के 23वें राज्यपाल कौन बने हैं। अभी केरल के राज्यपाल कौन थे, आरिफ मोहम्मद खान थे। अब जो अगले नए राज्यपाल होने वाले हैं वो हैं आपके राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है ना। आरिफ मोहम्मद खान की जगह पे कौन, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बनाए गए हैं। ये आप राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को देख रहे हैं, ये आपके केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, 23वें राज्यपाल के रूप में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा एक बार ना, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है। और गवर्नर अब आपके कौन बन गए हैं, राजेंद्र अर्लेकर जो है ये आपके नए गवर्नर बन गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो एक बुक है, इसका विमोचन जो है अमित शाह ने किया है। अब आप सोच के देखिए, है ना, केंद्रीय गृह मंत्री ने किसी बुक का विमोचन किया हो तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, बुक का नाम क्या है, अगर यहाँ पे बात करें, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, है ना। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बुक का जो कवर पेज है वो देखिए आप। 2 जनवरी 2025 को 3:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम हुआ था आपका, है ना, नई दिल्ली के अंदर। उसके अंदर अमित शाह चीफ गेस्ट थे और गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान, जहां पर अमित शाह ने इसको लॉन्च किया था। अच्छा, ये जो किताब है मतलब इसके द्वारा, मतलब अगर पूछा जाए किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का जो साझा प्रयास है उसी का परिणाम है, दोनों ने मिलकर के इसको बनाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बुक से रिलेटेड ये इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं क्योंकि लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस किताब के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में ही चर्चा की गई है। ठीक है, इसी के इतिहास के बारे में बात करते हैं। हाल ही में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा किस देश में सुनाई गई है। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है, नाम है निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया की बात करें तो इनको ना मौत की सजा दी गई है, कहां पर, यमन देश के अंदर, है ना। भारत प्रयास कर रहा है, जो भी संभावित प्रयास है भारत इनको बचाने की प्रयास कर रहा है ना। तो भारतीय नर्स हैं ये, मतलब यमन में थी और इन्हीं को मौत की सजा दी गई है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानने की आखिर ना मतलब है क्या चीज, मतलब ये भारतीय नर्स जो है आखिर इनको सजा क्यों दिया गया, क्या रीजन है ना। तो एक बार आप यहाँ पे देखिए, ये कहाँ की रहने वाली है भारत में, तो भारत के अंदर केरल पलक्कड़ जिले में, केरल के अंदर जो पलक्कड़ जिला है वहां पर कोलेगोंड की रहने वाली हैं। ये आप देख पा रहे हैं निमिषा को, है ना, निमिषा प्रिया नाम है इनका। और यमन के अंदर क्या हुआ था, एक नागरिक की हत्या की थी इन्होंने, इसी के लिए ना, एक नागरिक की हत्या के लिए इनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया गया था। 2020 के अंदर लोअर कोर्ट ने ना इनको मौत की सजा सुनाई थी कि भैया आपको मौत की सजा सुनाई जाती है। फिर 2023 में ना जो सुप्रीम कोर्ट काउंसिल है, मतलब जैसे अपने यहाँ पे होता है ना लोअर और सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही आपको ध्यान, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट काउंसिल है उसकी बात करें अगर, तो इसने इस सजा को ना बरकरार रखा था। ठीक है, कि हाँ भैया सजा दिया गया एकदम ठीक है। चलिए ये तो 2023 की बात होगी। अब वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो अभी क्या हुआ है कि जो राष्ट्रपति हैं, अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति का नाम आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रसद अल अलीमी। इन्होंने सजा को क्या दे दी है, मंजूरी दी है। जो मौत की सजा थी जिसको बरकरार रखा था सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ने, उसने इस सजा को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर राष्ट्रपति कौन, यमन के राष्ट्रपति कौन है, रसद अल अलीमी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला क्योंकि करंट में अब चर्चा में का विषय हो गया, यमन भी चर्चा में है, यमन के बारे में भी आपको ध्यान रखना है अब, है ना। तो ये इन्हीं को
मतलब ये जो सजा दी गई है, अब राष्ट्रपति जो है यमन की उन्होंने मंजूरी दे दी है, इसीलिए ये काफी चर्चा का विषय बन गया था। बात करें थोड़ा सा यमन के बारे में, तो आप ये जो देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट इधर ये जो आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया के जस्ट नीचे, यहाँ पर आप यमन को देख रहे हैं। ये आपका ना अरब प्रायद्वीप है, ये आप जो देख रहे हैं अरब प्रायद्वीप है। और ये जो हिस्सा है ये आपका ये यमन देश है ना, यमन यहीं पे है ना। इसकी देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ओमान इसका पड़ोसी देश है, ऊपर सऊदी अरब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसकी राजधानी क्या है, सना, यमनी रियाल यहाँ की करेंसी है। और राष्ट्रपति रसद अल अलीमी, राजधानी और राष्ट्रपति दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफी चर्चा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में वाव थराद नामक नया जिला बनाया जाएगा? तो गुजरात के अंदर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, गुजरात के अंदर वाव थराद नामक एक नया जिला जो है ये बनाया जा रहा है। और अब ये गुजरात का कौन से नंबर का, 34वां नंबर का जिला होने वाला है ना। बात करें यहाँ पे तो किस जिले को मतलब अलग करके विभाजित करके बनाया गया है, तो गुजरात के अंदर बनासकांठा जिले को विभाजित करके है ना इस जिले का निर्माण किया गया है। ये गुजरात का अब 34वां जिला होने वाला है। मैप में देखिए आप यहाँ पर, या ये जो है आप देख रहे हैं ये है आपका गुजरात, ठीक है। और इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक और चर्चा का विषय है काफी, और वो क्या है, राजस्थान। दरअसल राजस्थान में पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी तो भाजपा की भजन लाल मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पे ना उस टाइम पे नए जिले जो है राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी, उस टाइम पे नए जिले बनाए थे। अब जो वर्तमान सरकार है उसने इसको ना क्या किया है, इसको समाप्त कर दिया है। इसमें से अब आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार ने लगभग 9 जिले, कितने, 9 जिले और 3 संभाग जो है इसको खत्म कर दिया है। और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में टोटल कितने, 41 जिले, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 3, कितने, 3, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 संभाग को तो हटा दिया, अब जो है ये आपके 7 संभाग बचे हैं, यानी 41 जिले और 7 संभाग अब राजस्थान में वर्तमान में है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नए जिले गुजरात में बनाए गए हैं, और राजस्थान में जो नए जिले बने हुए थे, मतलब जो घोषणा हुई थी, उनको थोड़ा कम किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका गुजरात है और ये आपका राजस्थान है यहाँ पे मैप में अगर आप देखेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के 15 बाघों को किस राज्य में भेजा जाएगा? मध्य प्रदेश के अंदर बाघों की संख्या सर्वाधिक है, ऐसा आपने टाइगर रिपोर्ट जो है पढ़ा था 2023 के अंदर, याद है। अब यहाँ पे देखिए कुछ न्यूज़पेपर के अंदर ना क्या कहा गया है कि 14 बाघ है, ठीक है, यानी 14 टाइगर है। कुछ न्यूज़पेपर के अंदर 15 कहा गया है। होता क्या है ना कि अपने यहाँ पे अगर कोई अंग्रेजी है ना, अंग्रेज हो अगर, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो वही आप यहाँ पे हाल है। टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, एक न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, और उसमें जो है उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उसको लेकर के चल रहा है, उसमें 15 बाघों का जिक्र किया गया है। अब देखिए, मध्य प्रदेश से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन तीनों जगह पे क्या भेजे गए हैं, बाघों को भेजा गया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा ही एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि गिर के शेरों का दूसरा प्राकृतिक आवास कौन सा होने वाला है, कूनो नेशनल पार्क, याद आ रहा आप लोगों को? और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, वो भी यूपीएससी के एग्जाम में। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि जब वापस से ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो फिर से ये क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही हम साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता लेकर के आए थे, याद है आपको, भारत में। तो वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था एसएससी के अंदर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब अगर हम कहीं से बाघ या चीता या शेर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के 15 बाघों को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर भेजा गया है। उद्देश्य क्या है, क्यों भेजा गया है? तो सबसे पहली चीज तो ये कि उद्देश्य जो है सीधा सा है कि जो बाघ है इनकी आबादी को बढ़ाना उद्देश्य है। और कौन से प्रोग्राम के तहत भेजा गया है? तो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भेजा गया है। उद्देश्य है कि बाघों की आबादी को बढ़ाया जाना। अब बात करते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर कुल अभी ना 8 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, ठीक है। और हमको एक चीज ध्यान रखना है कि जो 15 बाघ भेजे गए हैं वो कहाँ से भेजे गए हैं? तो कान्हा, पेंच, बांधव और पन्ना टाइगर, इन 4 रिजर्व में से उन बाघों को भेजा गया है। हो सकता है बहुत ज्यादा डीप जाए तो ये भी पूछ ले। ये जो 4 रिजर्व देख रहे हैं आप, टाइगर रिजर्व, यहीं से 15 बाघ जो है भेजे गए हैं। कुछ न्यूज़पेपर में 14 बाघ का जिक्र है, कुछ में 15 का है, तो आप 15 मान के चलिएगा, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य है? सतपुड़ा, कान्हा, है ना, पेंच, ये पेज नहीं है, पेंच है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। बांधवगढ़, है ना, पन्ना हो गया, संजय दुबरी और रानी दुर्गावती।
अब यहाँ पे ना आपको ध्यान रखना, ये टोटल जो आप टाइगर रिजर्व 8 देख रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका राता पानी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अभी ना सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है, 57वां, 57 नंबर का टोटल टाइगर रिजर्व अपने यहाँ पे भी कितने हैं, 57। सबसे नवीनतम कौन है, राता पानी। और ये मध्य प्रदेश का अभी 8वां टाइगर रिजर्व है। 56वां कौन सा था, तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, वो आपका 56 नंबर का था। 57 नंबर पे राता पानी टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उससे पहले ना कुछ स्टैटिक की चर्चा करते जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं टाइगर रिपोर्ट 2023 आया था, तो इसके अंदर क्या कहा गया था कि कुल जो बाघ हैं उनकी संख्या कितनी है, तो कुल बाघों की संख्या 3167 बताई गई थी। ये आपकी क्या टोटल बाघों की संख्या बताई गई थी, जिसमें से आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में ना सबसे ज्यादा सर्वाधिक मध्य प्रदेश में थे। टोटल कितने मध्य प्रदेश में टाइगर थे, तो 785 बाघ जो है वो अकेले मध्य प्रदेश में थे। ठीक है, फिर बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में कि मैं क्या ही बताऊं, है ना। इंटरनेशनल टाइगर यानी अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। बाघ की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 29 जुलाई को, कब, 29 जुलाई को जो है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कई बार पूछा गया है ना। ये कब इसको शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अब आपके ना होमवर्क के लिए छोटा सा क्वेश्चन ये है, आप लोगों को बताना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था। ये प्रोजेक्ट टाइगर तो है ना, एक प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया था ना, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये कब शुरू किया गया था, है ना। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि अपनी आत्मकथा जो है, एक ऑटोबायोग्राफी है स्टंप नाम से, ये किसने लॉन्च की थी, तो इसका आंसर क्या था, सैयद किरमानी ने लॉन्च किया था, है ना। किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कीजिए, मैं सबके कमेंट्स जो है पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर है सैयद किरमानी, इन्होंने ही ये अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है स्टंप जो है इन्होंने लॉन्च की थी। ठीक है, आज आपके लिए छोटा सा क्विज है, बहुत छोटा सा। तामू लोसर महोत्सव जो है ये किस देश में मनाया गया है, तामू लोसर महोत्सव किस देश में मनाया गया है। देखिए भारत में तो किस राज्य में मनाया गया है वो तो मैं कल चर्चा करके बता ही दूंगा आपको। मैं पूछ रहा हूँ किस देश में मनाया जाता है भारत के अलावा। तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। 20 लाइक का मैंने टारगेट रखा है, मात्र 20 लाइक का, आप आराम से पूरा करवा सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ जो है वो एज इट इज मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।